सबसे पहले हिंदू कॉलेज के उन सभी व्यक्तियों को धन्यवाद जिन्होंने मुझे बुलाया। ऐसी अफवाह मंच पर फैली हुई है कि मुझे 5-6 साल से बहुत बुलाया जा रहा था और और मुझसे मिलना बड़ा मुश्किल काम है, मुझे बुलाना बड़ा मुश्किल काम है, लेकिन दरअसल ऐसा था नहीं। ये ज़रूर है कि मैं बहुत संकोची हूँ व्यक्तिगत जीवन में, और जैसे मुझे कोई बुलाता है मैं सोचता हूँ कि कैसे मैं मना करूँ, कैसे कोई ठोस वजह बताऊँ कि मुझे ना जाना पड़े, और बता भी देता हूँ, आमतौर पे बच जाता हूँ। पर जो बातें हमारी टीम को एकदम स्पष्ट हैं, उनमें से एक बात यह है कि जो 2 कॉलेज मेरे दिल्ली विश्वविद्यालय में हैं, एक जाकिर हुसैन कॉलेज और एक हिंदू कॉलेज, यहाँ से जब भी निमंत्रण आएगा मैं मना नहीं करूँगा। तो पिछले साल सच में कोशिश हुई, इसी सोसाइटी के जो अध्यक्ष थे, आदित्य तोमर उनका नाम था, वो मिलने भी आए, मैं भी मिला। अच्छा, वाग्मी से थे। हाँ हाँ, 2 सोसाइटीज़, वाग्मी और बुनियाद से लगातार ये प्रक्रिया चल रही थी। तो पिछले साल कुछ ऐसा हुआ कि जब वो चाह रहे थे तब मैं दिल्ली में नहीं था, देश में नहीं था। जब मैं यहाँ था तो शायद यहाँ कोई तिथि बन नहीं पाई थी। इतनी सी बात थी, ऐसा नहीं था कि मतलब मैं उपलब्ध नहीं हूँ। मैं आप सबके सामने खुल के कह रहा हूँ कि हिंदू कॉलेज के लिए मैं हमेशा उपलब्ध हूँ। तो और हिंदू कॉलेज में आना, हिंदू कॉलेज का एहसान मुझ पे है, न कि मेरा कोई एहसान है यहाँ आने पर। इसलिए मैं लगभग 30 साल के बाद इस कॉलेज में आया हूँ। 1 साल मैं यहाँ पढ़ा हूँ, 1994 से 1995 MA फाइनल में। उस समय डॉक्टर हरीश नवल यहाँ के HOD थे। मुझे थोड़ी सी खांसी की दिक्कत है, बीच बीच में आपको कर्कश आवाज़ें सुनने को मिलेंगी। उसके पहले मैं जाकिर हुसैन कॉलेज में 3 साल ग्रेजुएशन कर रहा था, हिस्ट्री ऑनर्स मैंने किया था। फिर MA हिंदी साहित्य लेने का फैसला हुआ तो जाकिर हुसैन इवनिंग पूरे विश्वविद्यालय में एक ही जगह एडमिशन हो पाया, क्योंकि ग्रेजुएशन में मेरे पास हिंदी साहित्य नहीं था। वहाँ मैंने 1 साल पढ़ाई की। प्रोफेसर सुधीश पचौरी, बहुत प्रसिद्ध अध्यापक है, वो वहाँ थे। प्रोफेसर कमल किशोर गोयनका, वो वहाँ थे। फिर 1 साल के बाद मैंने, इसलिए कि एक तो मैं रहता था इसी कैंपस में, हिंदू कॉलेज पास भी था, इसलिए भी कि हिंदू कॉलेज की ख्याति थी हिंदी विभाग में कि सबसे अच्छा अध्यापन अगर होता है तो वहीं होता है। माइग्रेशन लेके आया था। हरीश नवल सर ने मुझे 1-2 डिबेट्स में सुना था, तो वो मुझे पसंद करते थे। मैंने उनसे आग्रह किया तो उन्होंने पूरी मदद की। तब तक मुझे सर के बारे में अंदाजा नहीं था। क्लासेस करने में मेरी रुचि बहुत कम थी, बहुत ही कम। अब क्योंकि मुझे इलेक्शन या कोई सरकारी नौकरी नहीं करनी है तो मैं बिना बात के झूठ क्यों बोलूं। मैंने 3 साल की ग्रेजुएशन में कुल 3 क्लासेस की थी, और 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 मुझे इस बात का कोई पछतावा भी नहीं है। पूरी बात स्पष्ट हो तो बेहतर रहता है, आधी बात क्यों। कोई पछतावा नहीं। मैंने 3 क्लासेस की थी। मैंने पूरा मौका दिया था टीचर्स को कि वो मुझे रोक सकें, पर वो नहीं रोक पाए। तो मैं मानता हूं कि वो विफल हुए। ये मैं मजाक में कह रहा हूँ, इसको अहंकार मत समझिएगा, है ना, मैं मजाक में कह रहा हूँ। MA प्रीवियस में मैं जिस कॉलेज में था वहाँ बहुत बड़े बड़े अध्यापक थे, मैंने जैसे नाम बताया आपको, देश भर में उनकी ख्याति थी। मैं उनसे मिलता भी था, पर क्लास में कभी नहीं गया, क्योंकि मुझे क्लास के नाम से ही अरुचि थी। क्लास के 40, 45, 50 मिनट मुझे लगता था कि कैसे ये समय बीते। फिर मैं फाइनल में आया। मैंने MA के दौरान विश्वविद्यालय में शायद 5-7 क्लासेस की होंगी। उनमें से एक क्लास मुझे अच्छी लगी। अभी सर का जिक्र नहीं आया, वो उसके बाद आएगा।
5-7 क्लासेस मैंने विश्वविद्यालय में की, अलग अलग अध्यापकों की, प्रसिद्ध अध्यापक थे उनकी क्लासेस की, सब कुछ किया। एक क्लास अच्छी लगी, और वो क्लास विश्वविद्यालय में नहीं, हिंदू कॉलेज में हुई थी। हिंदू कॉलेज में क्लासरूम में नहीं, बगीचे में हुई थी बाहर। मेरे ख्याल से अब भी बगीचा होगा ही, सामने की तरफ है ना। हमारे एक अध्यापक थे, सर के मित्र भी थे, उनका नाम था प्रोफेसर दीपक सिन्हा। वो और सर मेरे ख्याल से लगभग एक ही बैच के रहे होंगे, आसपास रहे होंगे। मैं यहाँ से गुजर रहा था, एक दो दोस्त साथ में थे, और तभी किसी ने बताया कि एक सर वहाँ क्लास ले रहे हैं, इनका नाम दीपक सिन्हा है, 3-4 बच्चे बैठे हैं, आप भी आ जाओ। तो स्वाभाविक अरुचि के चलते मैंने कहा नहीं, क्या करूँगा क्लास करके। तो दोस्त 2-3 थे, बोले यार थोड़ी देर बैठ जाओ, फिर चलेंगे घूमने के लिए। तो मैं इसलिए बैठ गया कि ठीक है, फिर घूमने जाएंगे। लेकिन उस आधे पौने घंटे में, 1 घंटे में, रघुवीर सहाय एक कवि हैं, हिंदी के पाठ्यक्रम में थे, उन्होंने उनके बारे में पढ़ाया, एक कविता पढ़ाई, और तब मुझे पहली बार लगा कि अच्छा, कविताओं को ऐसे भी पढ़ाया जा सकता है। तो मेरे मन में पहली बार एक अध्यापक को लेकर बड़ा सम्मान का भाव आया कि हाँ, इनसे सीखना चाहिए। पर दुर्भाग्य, ये 1995 की बात है, मेरा एमए हो चुका था उस समय, मतलब मैं फाइनल ईयर में था। कुछ दिन के बाद मेरा एमए हो गया। देखिए, पढ़ना और नंबर लाना, ये दो एकदम अलग विधाएं हैं, इनमें कोई लिंक आपस में नहीं। मैं दिल्ली विश्वविद्यालय का सेकंड टॉपर था एमए में, 65% अंक थे। एमए फाइनल में ही यूजीसी का एग्जाम देके नेट जेआरएफ कर चुका था, मैं फेलो था, हिंदी साहित्य से ही था। उसके बाद भी सच कहूं तो मुझे हिंदी साहित्य समझ नहीं आता था। तथ्य पता थे, कोई बात करेगा तो मैं उसे जवाब दे दूंगा, 1 घंटा बोलना होगा तो बोल भी दूंगा, पर कोई विषय उसकी समझ क्या होती है ये समझ नहीं थी। हिंदू कॉलेज में जब आया तो मुझे यह 3 उपलब्धियां हुई। सबसे पहली उपलब्धि ये हुई कि जो अब मेरी पत्नी है वो यहाँ पढ़ती थी। तो उस समय वो भी यहाँ थी, मुझसे 1 साल जूनियर थी। हम लोग पहली बार मिले तो कॉलेज के बाहर थे, तब नहीं पता था कि हम एक ही कॉलेज में पढ़ते हैं। क्लास में भी नहीं जाता था, वो भी नहीं जाती थी, तो कॉलेज से फिर लिंक थोड़ा कम था। हालांकि ये सर की क्लास करती थी तो वहीं से लिंक बना। दूसरा, इनके एक बड़े अच्छे मित्र जो बैठे हैं सामने, प्रमोद द्विवेदी, ये अब दिल्ली विश्वविद्यालय में एसोसिएट प्रोफेसर हैं श्यामलाल कॉलेज में। तो तरुणा जो मेरी पत्नी है और प्रमोद ये बैचमेट से इसी कॉलेज में थे, तो इनके थ्रू प्रमोद से मिलना हुआ। प्रमोद ने मुझे कहा कि आपकी तैयारी ठीक तो चल रही है, लेकिन हिंदी साहित्य में जब तक आप रामेश्वर सर से नहीं पढ़ेंगे ना, वो बात नहीं आएगी। इस बात की तस्दीक मेरी अब जो धर्मपत्नी है, उस समय धर्म प्रेमिका थी, उन्होंने भी की। तो उन्होंने भी इस बात की तस्दीक की। तो जब इन्होंने बार बार जिद की, मैंने कहा देखो मुझे क्लास में जाके नींद आती है, नहीं मैं झेल पाता हूँ क्लास कोई भी। मैं कई टीचर से पढ़ के इतनी अरुचि डेवलप कर चुका था कि इच्छा नहीं होती थी क्लास में जाने की। इन्होंने बहुत जोर दिया कि नहीं, एक बार आप एक क्लास कर लीजिए, अच्छा लगेगा, वो टॉपिक पढ़िए जो यूपीएससी में भी आता है। तो मैंने उस भयानक दबाव में 1-2 क्लासेस करने का फैसला किया, ताकि मैं इनको मतलब नज़र मिला सकूं कि मैंने कोशिश की थी, अध्यापक को मौका दिया था मैंने। कोई ऐसा ना समझे, सर धृष्टता के लिए माफ़ करते रहिएगा, मैं थोड़ा हंसी मजाक कर बैठता हूँ। तो फिर मैं सर की क्लास में आ गया तो उसके बाद की सारी चीज़ें इतिहास हैं। मुझे लगता है कि मुझे बचपन से पढ़ना चाहिए था, पर मैं विद्यार्थी जीवन में बहुत ही चंचल, बहुत ही अगंभीर किस्म का व्यक्ति रहा, स्कूल में, कॉलेज में भी। मैं अपने ज़िले का टॉपर था स्कूल के समय, ऐसा नहीं कि मेरे नंबर नहीं आते थे,
नंबर आते थे मेरे। मैं विषय को समझता नहीं था, मैं विषय में डूबता नहीं था, और जैसे ही किसी विषय को पढ़ते हुए लगता था कि अभी मुश्किल होने लगता है, मैं उसे छोड़ देता था। मैंने 10वीं क्लास के बाद साइंस इसलिए छोड़ा कि साइंस से पढ़ना पड़ता था, और हमारे स्कूल में 2 ही विकल्प थे, साइंस और कॉमर्स। मुझे किसी ने बताया कि कॉमर्स में नहीं पढ़ना पड़ता है, तो मैंने कॉमर्स ले लिया। फिर मैंने कॉमर्स में अपने पूरे ज़िले में टॉप किया, करीब 10 से 12 दिन पढ़ के। फिर मैं दिल्ली विश्वविद्यालय आ गया। मैंने DU में आते ही BCom ऑनर्स में एडमिशन लिया, पर 3-4 दिन में लगा कि इसको तो बहुत पढ़ना पड़ता है। मंडल कमीशन उसी समय आया था, आंदोलन का माहौल था जो मुझे प्रिय था बहुत ज़्यादा। मुझे ज़्यादा अच्छा लगता था कि बस के पीछे टंग के जा रहे हैं, बस का शीशा तोड़ दिया, टायर में आग लगा दी, और नारे लगाए सड़क के ऊपर, पुलिस आई तो भागे वहाँ से बच के। वो सब ज़्यादा मुझे उसकी रुचि थी, क्योंकि मेरा अकेला उद्देश्य डूसू प्रेसिडेंट बनना था और उसके बाद भारत का प्रधानमंत्री बनना था उस समय। उस बाल मन की बात है जो 17 साल का था, तब की बात मैं कर रहा हूँ। तो BCom में उसे पढ़ना पड़ता था। तो फिर मैंने एक बहुत ठोस बहाना सोचा, और मैंने अपने अध्यापक से कहा कि सर मुझे UPSC देना है, और उसमें मैंने सुना कि हिस्ट्री बेहतर रहता है, और CA तो मुझे बनना ही नहीं है। तो बोले अच्छा ऐसा है, तो फिर एक एप्लीकेशन लिखो। मैंने एप्लीकेशन लिखी। फिर बोले कि मैं तो साइन कर रहा हूँ, अब हिस्ट्री के डिपार्टमेंट के हेड से साइन करवा के लाओ। ये ठीक वही दिन था जब मंडल कमीशन का कर्फ्यू लगा हुआ था दिल्ली में। मैं पीतमपुरा में रहता था, और हमारे HOD जो थे वो साकेत में रहते थे। पीतमपुरा से साकेत लगभग 25 किलोमीटर होगा। मैं पैदल गया, बीच बीच में लिफ्ट, कहीं को ट्रक मिल गया, ट्रक में घुस गए, बस मिली, बस तो खैर नहीं चल रही थी उस समय। पूरी दिल्ली का माहौल बड़ा अजीब था, हर जगह आग, धुआं, ये सब था। उनके घर पहुंच के साइन करवाए। बोले कि इतना सीरियस बच्चा मैंने पहली बार देखा है। तो मैंने भी इस बात पे उनको काटा नहीं। मैंने कहा हाँ आप ठीक कह रहे हैं, आपने ठीक ही देखा है। और फिर गया, हिस्ट्री ऑनर्स लिया, सिर्फ इसलिए कि हिस्ट्री में पढ़ना नहीं पड़ेगा। शंकर जी से मेरी बात चल रही थी। शंकर जी और मैं एक ही बैच के हैं, 90 से 93। ये भी हिस्ट्री के विद्यार्थी थे, मैं भी हिस्ट्री का था। मिले आज हम पहली बार है जीवन में, लेकिन हम एक ही बैच के लोग हैं। फिर मैंने पहले साल में काफ़ी पढ़ाई करके 44% अंक अर्जित किए, जो मेरे पूरे करियर का सबसे खराब स्कोर है। फिर सेकंड थर्ड में बहुत कोशिश करके संभाला, तो मैं किसी तरह से 51 तक पहुंचा। मेरे ग्रेजुएशन में 51% अंक हैं। मैं खुल के इसलिए कह रहा हूं कि आप में से जिसके नंबर कम आ रहे हैं, चिंता मत कीजिएगा, नंबर जीवन में कहीं काम नहीं आते। इस बात को बिल्कुल मन से निकाल दीजिए। और 3 साल मैंने इतिहास कितना पढ़ा? जितना मेरे रूममेट ने नोट्स बनाए थे उतना ही पढ़ा। मेरा एक अच्छा रूममेट था, हालांकि वो हंसराज कॉलेज में पढ़ता था, मैं जाकिर हुसैन में था, और वो नोट्स अच्छे बनाता था। तो वो पता भी करता था कि इस बार क्या क्या आने वाला है, उन्हीं के नोट्स बनाता था, कुछ कहीं से मैनेज करता था, फोटोकॉपी। अच्छा दोस्त था मेरा। तो एग्ज़ाम से 7 दिन पहले, 8 दिन पहले बोलता था कि ये निगलना है और पेपर में उगलना है। और इस निगल उगल कार्यक्रम में मैं निष्णात था। निष्णात को अंग्रेजी मास्टर कहते हैं, आपकी जनरेशन पता नहीं समझेगी या नहीं। मास्टर का मतलब, एक्सपर्ट का मतलब निष्णात। मैं निष्णात था, ठीक नंबर आ गए। 55% फाइनल ईयर में थे, जो सब एवरेज करके 51 हुए। पर मैं खुशी की बात है कि अपने कॉलेज में, क्योंकि बाकी विद्यार्थी बहुत खराब थे, मैं वहाँ भी टॉपर था। उसमें मेरी कोई भूमिका नहीं है, बाकी बच्चों की भूमिका है। वो मुझसे भी खराब थे, इसलिए मैं टॉपर था। लेकिन मुझे DU में सबसे ज़्यादा मज़ा किस चीज़ में आता था? इलेक्शन लड़ने में, डिबेट्स करने में। हाँ, मैं डिबेटर था। मैं स्कूल में खूब डिबेट्स करता था। मेरे माता पिता का योगदान रहा, उन्होंने मजबूर किया कि मैं मंच पे जाऊं, और मैं उनका बड़ा कृतज्ञ हूँ। मैंने DU में 3, 4, 5 साल की डिबेटिंग लाइफ में, क्योंकि फर्स्ट ईयर में मंडल कमीशन था, डिबेट्स हुई नहीं उस साल। उसके बाद से डिबेट्स की। डिबेट मेरे लिए रोजी रोटी का सवाल था। मैं घर से पैसे नहीं लेता था, मेरे घर में पैसे थे भी नहीं उस समय। मैंने 17 साल की उम्र से आज तक अपने घर से एक पैसा भी नहीं लिया है। और मैंने जो 4-5 साल DU में गुजारे, डिबेट से अपना खर्चा चलाया, हॉस्टल का, पढ़ाई का सारा खर्चा चलाया।
ये मंच भी मुझे याद है कि मैंने यहाँ भी डिबेट जीती हुई है, इसी मंच पर जीती हुई है। और डीयू में लगभग हर कॉलेज में एक आध डिबेट मैंने जीती होगी, क्योंकि उसकी संख्या कुल मिला के 300-400 से कम नहीं थी 4-5 साल के डिबेटिंग करियर में। अब आप सोच के देखिए कि एक ऐसा अहंकारी व्यक्ति जो जहाँ जाता है डिबेट जीत जाता है, जिसको अपने बोलने पर इतना गुमान है, और माहौल भी ऐसा होता था कि अगर मैं डिबेट में गया तो बच्चे मान लेते थे कि अब सेकंड के लिए फाइट करनी है, फर्स्ट के लिए नहीं करनी है। ऐसा माहौल, और मुझे इसका अहंकार, गुरूर, ऊपर से एमए करते करते यूजीसी जेआरएफ हो गया था। भारत सरकार ने मान लिया था कि मैं विद्वान आदमी हूं। तो विद्वता का अहंकार गजब भरा हुआ था मेरे अंदर। पहला अटेम्प्ट 96 में देना था, मैं 21-21.5 साल का हुआ ही था उस समय। हॉस्टल में मजाक चलते थे हमारे दोस्तों के बीच में कि कोई अगर बहुत सीरियसली पढ़ रहा हो तो हम बोलते थे कि और ठीक से पढ़ो, सेकंड रैंक लाना है तुम्हें, क्योंकि फर्स्ट तो तय है, सेकंड ही तो मैक्सिमम अवेलेबल रैंक है, फर्स्ट तो है ही हमारा, उसमें कोई बात ही नहीं होनी। ऐसा अहंकारी व्यक्ति 2 व्यक्तियों के दबाव में एक क्लास में घुसा है। आप पूरा सीन समझ पा रहे होंगे। मैं इस भाव से घुसा हूं कि मुझे क्या पढ़ाएंगे। जेआरएफ होल्डर हूँ, यूनिवर्सिटी का सेकंड रैंक होल्डर हूँ, 65% नंबर मेरे एमए में थे, कोई मजाक है। लेकिन मुझे एक क्लास होते तो समझ में आ गया कि चुप ही रहना ठीक है, सुनना ठीक है। और मेरे जीवन में अकेली क्लासेस, मैं बड़े स्पष्ट शब्दों में कह रहा हूँ, ग्रेजुएशन की 3 क्लासेस, एमए की 5 से 8 मान लीजिए, 10-11 क्लासेस कुल मिला के, और उसके बाद मैं सर के पीछे पढ़ के मैंने सर के साथ कम से कम 60-70 क्लासेस की होंगी, जिद करके। और जब तक मैंने सर से पूरा सिलेबस नहीं पढ़ लिया तब तक मैं बेचैन रहा। कभी कभी सर के घर पहुंच जाता था, रोहिणी में सर रहते थे, कि अगर सर यहाँ नहीं पढ़ाएंगे तो हमें तो शर्म किस बात की आनी है, घर पहुंच गए। हमें क्या पता कि सर मैडम बच्चा उनका पर्सनल टाइम भी हो सकता है कुछ, हमें क्या मतलब उस बात से भाई, हमें आईएएस बनना है, हम जगत गुरु हैं, हमको तो कैसे कोई टाइम नहीं देगा। तो हम तो बेशर्मी से सर के घर में घुस जाते थे कि सर पढ़ाइए कुछ भी करके, क्योंकि एग्जाम आने वाला है, हम तो बताइए हिंदी आलोचना, हिंदी उपन्यास का इतिहास बताइए पूरा। असाध्य बिना उस समय नहीं थी, राम की शक्ति पूजा समझाइए, सरोस्मृति बताइए, अंधेरे में कविता समझाइए। और उन 3 महीनों में जो हुआ, अब मैं उसका थोड़ा सा आपको डिस्क्रिप्शन देना चाहता हूँ। मेरी स्थिति अभी ये है कि मैं जानबूझ के उधर देखने से बच रहा हूँ, मैं जानबूझ के यहाँ देख रहा हूँ। जब मैं 12 साल का था तो मैंने स्कूटर चलाना सीख लिया था। वैसे लाइसेंस की उम्र 18 साल तब भी होती थी, पर हमें पता नहीं था। हम एक छोटे शहर में थे, वहाँ हर व्यक्ति चलाता था 12 साल की उम्र में, तो हम भी चलाते थे। तो 12 में सीखा, पैर नीचे नहीं लगते थे। तो जब घर पहुँचते थे हम पहले हॉर्न बजाते थे, कोई बाहर आके रोकता था स्कूटर को कि उतर जाए उससे। हम ब्रेक लगाते थे, बड़े भाई रोक लेते थे कि चलो उतर जाओ स्कूटर से। हम वैसे चलाते थे स्कूटर 12 की उम्र में। तो मुझे सिखाया था मुझसे जो नेक्स्ट, मैं सबसे छोटा हूँ, 2 बड़े भाई हैं, तो जो बीच वाले भाई हैं उन्होंने सिखाया था। बड़े विनम्र हैं, इतने विनम्र हैं कि उनके साथ मुझे लगता है कि मैं बड़ा भाई हूँ, जबकि वो मुझसे बड़े हैं, क्योंकि वो बहुत विनम्र हैं, बहुत अंतर्मुखी हैं। उन्होंने मुझे सिखाया, बढ़िया सिखा दिया, और मैं फर चलाने लगा स्कूटर। जब 15-20 दिन हो गए तब बड़ी हिम्मत करके मैंने बड़े भैया को बताया कि भैया मैंने स्कूटर सीख लिया है। बोले अच्छा चलो देखते हैं। बड़े भैया वैसे ही जैसे बड़े भैया होते हैं, पिताजी की फोटोकॉपी। तो वो पीछे बैठ के बोले चलाओ। अब 15 दिन का मेरा अभ्यास ठीक ठाक था स्कूटर का, और मैं छोटी गलियों में ऊपर नीचे ऐसे ऐसे करके सब चला चुका था, वीडियो गेम जैसा। अब मैंने स्टार्ट किया क्लच। आज की जनरेशन पता नहीं क्लच गियर समझती होगी या नहीं, क्योंकि आजकल तो वो जो आप समझते हो तो बटन दबाया और झूम के चल पड़ा। उस समय ऐसा नहीं होता था। उस समय पहले स्टार्ट करना अपने आप एक प्रोसेस था, किक मारनी पड़ती थी, फिर क्लच दबाएंगे, पहला गियर लगाएंगे, फिर धीरे धीरे क्लच छोड़ना, उसी गति से स्पीड देनी है। उनका बैलेंस बहुत ज़रूरी होता था। बैलेंस न बने तो या तो आवाज़ रेस की बहुत तेज आएगी अगर रेस ज़्यादा दी, नहीं तो घच 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 करके रुक जाएगा स्कूटर। अब बड़े भैया पीछे बैठे हैं, घच 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 रुक गया। भैया बोले यही सीखा। मैंने कहा 1 मिनट रुकना भैया। फिर ठीक किया, फिर स्टार्ट किया, फिर घच घच घच, 3-4-5 बार घच घच हुआ। और भैया बोले अभी नहीं, छोटे हो।
वो जैसे ही पीछे बैठे मेरा स्कूटर बंद हो जाता था। मेरी हालत कुछ कुछ आज वैसी है। जिनसे सीखा है उनके सामने बोलना है, और मैं इसलिए जानबूझ के वहां देख नहीं रहा हूँ कि वहां भैया बैठे, वरना घस 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 हो गए मेरी गाड़ी रुक जाएगी और मैं क्यों क्यों वहां देख के क्यों बोलूं मैं। तो मैं तो इस भाव से देख रहा हूँ कि जैसे शुतुरमुर्गी मुद्रा कहते हैं कि जैसे बिल्ली और कबूतर के बारे में कहते हैं, जब कबूतर बिल्ली को देखते हैं, कबूतर अपनी आंख बंद कर लेता है और कहता है बिल्ली नहीं है। तो कुछ कुछ मैं उसी मुद्रा में आज हूं। उन 3 महीनों में क्या हुआ, असली सवाल ये है। सर ने बड़े विनम्रता वाले भाव से एक इंटरव्यू में कहा कि बरगद के पेड़ में पानी मैंने दिया था थोड़ा सा, इतनी ही मेरी भूमिका है। ये बात सही है कि किसी व्यक्ति की किसी के जीवन में भूमिका दरअसल इसी तरह की होती है कि किसी को आपने पानी दिया, खाद दी, न्यूट्रिएंट्स दिए, यही भूमिका हो सकती है। सवाल ये है कि पानी कब दिया था और कितना दिया था, और पानी केवल पानी था या उसमें न्यूट्रिएंट्स भी शामिल थे। वो पानी उस समय मिला जिस समय पानी की सबसे ज्यादा जरूरत थी, जब सूखा पड़ा हुआ था, जब जड़ें सूख चुकी थी। सूख क्या गई थी, गीली हुई ही नहीं थी कभी। और उस समय जब पहली पानी की बौछार अंदर पड़ी और लगा अच्छा पढ़ाई ऐसे भी होती है, पढ़ाई में समझना भी होता है, साहित्य का संबंध इतिहास से भी होता है, फिलॉसफी से भी होता है, सोशियोलॉजी से भी होता है, इकोनॉमिक्स से भी होता है। इकोनॉमिक्स तय करती है कि साहित्य कैसा होगा किसी देश का, किसी समाज का। और तब समझ में आया कि अलग अलग विषय, अलग अलग डिपार्टमेंट्स तो नाम नाम के हैं, दरअसल तो एक ही चीज को पढ़ने के भिन्न भिन्न तरीके हैं। इसलिए जो इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच आज हम बोलते हैं कि बहुत जरूरी है, मैंने पहली बार जहां से सीखी वो सर से सीखी। और सर कोई भी विषय पढ़ाते थे तो लगता था कि जैसे चक्षु खुल गए, कि नई कविता या छायावाद। और मैं उस समय लिखने की स्पीड मेरी ऐसी थी कि मैंने सर का एक एक वाक्य लिखा हुआ है, आज तक रखा हुआ रजिस्टर मेरे पास। यहां तक कि सर ने बीच में छींका भी तो मैंने वो भी लिख दिया कि छींक यहाँ पर आई है, कि शायद कोई खास वजह से आई हूँ यहाँ पर, भाई बाद में रिवीजन में आसानी रहेगी। मजाक भी किया, साइड में मजाक भी लिख लिया कि ये मजाक को कोई लिंक होगा इसके साथ, वो मजाक भी याद रहना चाहिए। कई साल तक मैंने वो विषय पढ़ा, वो रजिस्टर्स पढ़े, JRF वगैरह सब होने के बाद पहली बार मुझे साहित्य समझ में आया। अब सीधा योगदान मैं कहूं तो मेरा पहले अटेम्प्ट में सिविल सेवा में सिलेक्शन हो गया। लेकिन ये तो एक मोटा कथन है ना कि सिलेक्शन हो गया। इसमें सूक्ष्म कथन ये है कि 2 वैकल्पिक विषय होते थे मेरे पास, हिंदी साहित्य था और समाजशास्त्र था। दोनों का 600 नंबर का पेपर था। अगर मैं ये कहूं कि मेरा उन दोनों विषयों से सिलेक्शन हो गया तो ये अधूरी बात है, जब तक मैं ये ना बताऊं कि समाजशास्त्र में 600 में से 247 नंबर थे और हिंदी साहित्य में 600 में से 343 नंबर थे। और इस अंतर की एकमात्र वजह ये थी कि मैंने सर की क्लास में पढ़ाई की थी। इससे मैं कैसे कह दूं कि कोई योगदान नहीं है, या बरगद में केवल पानी का योगदान है। उस पानी में कितना पोटेशियम था, कितना मैग्नीशियम था, कितना नाइट्रोजन था या नाइट्रेट था, ये भी तो देखना पड़ेगा। लेकिन ये फिर भी ठीक है। मेरे लिए सिविल सेवक बनना ना मुझे पहले बहुत रोमांच था ना बाद में रहा। मैं तो हरियाणा से हूँ जहाँ IAS का मतलब उस समय लोग समझते भी नहीं थे, अब तो समझने लग गए हैं, तब नहीं समझते थे। तब बोलते थे कि अरे ना पटवारी बनते तो अच्छा रहता, वो ऐसा भाव रहता था। तो मुझे नौकरी से लगाव भी नहीं था, मैंने फिर नौकरी छोड़ भी दी, पढ़ने पढ़ाने की इच्छा हुई। जो असली योगदान है वो दूसरा है। ये तो छोटी बात थी, नंबर आ गए, नोट्स मैंने पढ़ लिए, याद कर लिया, लिख दिया, नंबर आए, बड़ी बात है। एक अच्छी नौकरी मिली, उसका सम्मान आज तक मुझे हर जगह मिल जाता है कि सिविल सर्वेंट रहे हैं, जैसे पता नहीं क्या बात हो गई, लेकिन सम्मान मिल जाता है। उसके बाद मेरे अंदर एक भूख पैदा हुई। जो व्यक्ति विश्वविद्यालय में केवल इलेक्शन लड़ने के लिए आया हो, उसकी इलेक्शन से अरुचि हो गई।
जिसका पर्पस रहा हो कि डूसू प्रेसिडेंट, उसके बाद दिल्ली का सीएम, फिर भारत का पीएम बनना है, उसको पार्षद, विधायक और सांसद होने से अरुचि पैदा हो गई। और रुचि किसी से पैदा हो गई? पढ़ने से। अब मुझसे लोग पूछते थे जीवन में क्या करना चाहते हो? पढ़ना चाहता हूं। मैंने यूपीएससी में 2-3 विषय सिर्फ इसलिए बदले कि इसी बहाने इसे पढ़ लूंगा। हालांकि ऐसा करने से मेरी सफलता और मुश्किल होती गई, पर चाहिए किसको थी? नहीं चाहिए थी। समाजशास्त्र पढ़ा, दिमाग खुल गया। फिलॉसफी पढ़ा, दिमाग खुला। पॉलिटिकल साइंस पढ़ा, बाद में एलएलबी किया, लॉ किया, सब कुछ पढ़ने का मन किया। आज भी पढ़ता हूं। और आज मेरी स्थिति ये कि किसी भी विषय को पढ़ते हुए मैं हर विषय से उसको लिंक कर पाता हूं, तो इसलिए कि उसका बीज सही समय पर पानी के साथ उस पेड़ के अंदर एक सही माली ने डाल दिया था। और ये तो संयोग की बात है कि मैं जिस जमाने में 40-45 का हुआ, उस जमाने में यूट्यूब आ गया, और सर जिस जमाने में हुआ तब यूट्यूब नहीं आया था। इतनी सी बात है। मुझे लोग ज़्यादा जानने लग गए, तो इसमें यूट्यूब का योगदान है, मेरा नहीं। मैं भी एक बंद क्लासरूम में 25 साल से पढ़ा ही रहा था। कौन जानता था? कोई नहीं पूछता था। पर क्योंकि मैं निजी क्षेत्र में हूँ तो वहाँ वीडियो बनाना आसान काम था। कॉलेज में ये संभव नहीं है, व्यावहारिक नहीं है। इसलिए कौन कितना प्रसिद्ध है ये तुक्के की बात है, संयोग की बात है। और प्रसिद्धि से कोई ये समझने लगे कि मैंने बहुत तीर चला दिया है, ऐसा घमंड अगर किसी को हो जाए, उससे बड़ा निपट मूर्ख कोई हो नहीं सकता है। और ये बात जिंदगी में कभी भूलना नहीं चाहिए कि मैं जो कुछ भी हूं कैसे बना। सर ने मुझे जो कवि सबसे गहराई से पढ़ाया वो कबीरदास थे, और कबीरदास आज तक मेरे प्रिय कवि हैं। मुझे पूरे हिंदी साहित्य में एक कवि चुनना हो, हालांकि दुविधा होती है कबीर तुलसी के बीच में मुझे। फिर मैंने एक कविता सुन ली, उन दोनों के बारे में तो और दुविधा होने लग गई। कैसे कहूं कि कविता मेरी खींचे नई लकीर, कैसे कहूं कि कविता मेरी खींचे नई लकीर, मेरे 2 बाप हुए हैं तुलसी और कबीर। एक नहीं, 2 बाप हुए। दोनों सर ने पढ़ाए, मतलब सर ने सारे कवि पढ़ाए, इन 2 को विशेष रूप से पढ़ाया। तुलसीदास मेरे बहुत प्रिय कवि हैं, और वो सिर्फ सर की बदौलत है। कबीर तो मैं फिर भी थोड़ा पहले से रुचि रखता था। कबीरदास को पढ़ते हुए बहुत सारे दोहे, सर को बहुत सारी पंक्तियां याद रहती है कविता की। सर से प्रेरणा लेके मैंने भी खूब रटा। मुझे भी 500-1000 कविताएं छोटी छोटी आज याद हैं, तो प्रेरणा वहीं से आई थी। कबीर को पढ़ाते हुए सर ने बड़ी गहरी बात कही कि एक समय तक आदमी दुनिया के बताए रास्तों पर अंधानुकरण करता हुआ चलता है, अंधा होकर चलता है। फिर उसे एक सही व्यक्ति मिलता है, गुरु मिलता है, शिक्षक मिलता है। एक अच्छा शिक्षक पढ़ाता नहीं है, एक अच्छा टीचर वो बिल्कुल नहीं है जो नोट्स बनवा दे। एक अच्छा टीचर वो बिल्कुल नहीं है जो बता दे कि रोमिला थापर ने ये कहा है और डीडी कोशाम्बी ने ये कहा है। ये तो सामान्य बात है। चैट जीपीटी के ज़माने में कौन पूछता है इन सब बातों को? चैट जीपीटी के ज़माने में टीचर्स को अपने अस्तित्व के बारे में फिर से सोचना पड़ेगा। मुश्किल होने वाला है, सीरियसली मुश्किल होने वाला है। अच्छा टीचर वो है जो ज्ञान नहीं देता, ज्ञान अर्जित करने के टूल्स देता है। कि ज्ञान खुद सीखना है, कैसे सीखना है ये मैं सिखाता हूं। और तब सर ने एक दोहा सुनाया कबीरदास का, जो आज तक मेरे सबसे प्रिय दोहों में से एक है। पीछे लागा जाई था लोक वेद के साथी। कि लोक समाज जो कहता है और वेद जो कहते हैं, मैं उसके पीछे पीछे अंधा होकर चल रहा था। पीछे लगा जाई था लोक वेद के साथी, आगे तैं सतगुरु मिल लिया दीपक दिया हाथी। आगे से सतगुरु मिला, उसने मेरे हाथ में दीपक दे दिया। ज्ञान नहीं दिया, किताब नहीं दी, दीपक दिया। और बुद्ध के भाषा में कहा, अपदीपो भव, अपने प्रकाश स्वयं बनो, अपने प्रकाश की तलाश खुद करो। तब मुझे लगने लगा कि जिन बने बनाए रास्तों पर मैं चल रहा हूं, उससे पहले मेरी विचारधारा एकदम निश्चित थी। मैं आरएसएस का कट्टर समर्थक था, घोषित मेंबर नहीं था लेकिन समर्थक था।
अयोध्या आंदोलन में मुझे जाने की बड़ी इच्छा थी, मैं जा नहीं पाया, बड़ा दुख था मुझे इस बात का। बाकी कई दोस्त गए थे, मैं नहीं जा पाया था। और मैं जानबूझ के सब बातें सच बोलता हूं ताकि झूठ क्यों बोलूं, मुझे झूठ बोल के क्या मिल जाएगा, मैं ऐसा था। फिर जब मैं विश्वविद्यालय में पढ़ने लगा, मैं वामपंथी हो गया ठीक ठाक। मैं किसी काडर में नहीं गया, मैंने सीपीएम सीपीआई में या आईसा में, या उस समय एक एआईएसएफ भी थी, यहाँ पर दिशा छात्र संघ चलता था, डीएसयू पीएसयू, कई स्टूडेंट बॉडीज चलती थी। मैं किसी का मेंबर कभी नहीं बना। और मुझे उन लोगों से बात करके और समाजशास्त्र पढ़ के, मार्क्सवाद पढ़ के बड़ा अच्छा लगने लगा। मैं इधर से भाग के उधर चला गया, अब मैं ये हूं। और जब मैं सर से मिला, मैं बहुत दुविधा में था कि वामपंथ ठीक है या दक्षिणपंथ ठीक है। 10 साल बाद मुझे समझ में आया कि सर से मुझे दूसरा फायदा क्या हुआ। पश्चिम में 18वीं सेंचुरी में दार्शनिक हुआ कांट, जो मेरे ख्याल से पूरे पश्चिम की दुनिया का सबसे बड़ा दार्शनिक है। अगर मुझे कहे कि पश्चिम की दुनिया में पहले दार्शनिक थेलीस से लेकर वर्तमान दर्शन के लोगों तक, विटगेन्स्टीन तक, आपको एक चुनना हो जिसने पूरे दर्शन की धारा को चेंज कर दिया, आमूलचूल बदलाव कर दिया, तो वो इमैनुअल कांट है, जर्मनी का 18वीं सेंचुरी के दार्शनिक। जब वो बड़ा हो रहा था, उसके सामने दो रास्ते चल रहे थे। एक को रैशनलिज्म या बुद्धिवाद कहते थे, एक को एम्पेरिसिज्म या अनुभववाद कहते थे। रैशनलिज्म में लाइबनिज नाम के एक बहुत प्रख्यात चिंतक चल रहे थे, अनुभववाद में ह्यूम बहुत प्रख्यात चिंतक थे, इंग्लैंड के थे। कांट ने लिखा कि मैंने लाइबनिज को पढ़ा, मुझे लगा ये तो अंतिम सत्य है, इससे बड़ा सत्य क्या हो सकता है, और मैं उसके पीछे चलने लगा। इसी बीच में ह्यूम की किताब मेरे हाथ आ गई, और ह्यूम को पढ़ा तो मुझे लगा अरे यार, वो तो ऐसे ही बोल रहा था, अंतिम सत्य तो ये है। तो कुछ दिन में अनुभववादी बना रहा। कुछ दिन बाद फिर लाइबनिज को पढ़ा तो मुझे लगा नहीं, यही है अंतिम सच, यही है। फिर ह्यूम को पढ़ा तो लगा ना, इससे अंतिम कुछ हो ही नहीं सकता है। और फिर वो लिखता है, इस कंफ्यूजन से मैं इतना परेशान हुआ, इतना परेशान हुआ, अंत में मैं समझ गया कि अपना ही रास्ता बनाना होगा। और वहां से एक नई थॉट पैदा हुई जिसको क्रिटिसिज्म कहते हैं, समीक्षावाद कहते हैं, जो पश्चिम के दर्शन की सबसे गहरी थॉट बनकर उभरी। सर से मिलने से पहले मैं भी दक्षिणपंथ वामपंथ के बीच में झूलता था, कभी ये खींचता था, कभी वो खींचता था। फेमिनिज्म पढ़ा तो मैं फेमिनिस्ट हो गया कुछ दिनों के लिए। अम्बेडकर बात पढ़ा, मैंने कहा अरे अंतिम सच तो ये था, ये कहाँ छुपा हुआ था। संतुलन नहीं था। और जब बहुत सारे विचार आपको खींच रहे हैं और आप संतुलित ना हो, तो आप क्या होगा, घंटे के हिसाब से आप अलग अलग वाद के शिकार होते रहते हैं। सुबह आप संघवादी थे, शाम को मार्क्सवादी हो गए हैं, दोपहर को फेमिनिस्ट होते हुए निकले हैं, रात को किसी से बात हुई अम्बेडकरवादी हो गए थोड़ी देर के लिए। बैलेंस बन ही नहीं पा रहा। सर के अंदर जो बात मुझे सबसे अच्छी लगती है वो ये कि मैंने पहली बार किसी को देखा जीवन में कि कोई व्यक्ति कार्ल मार्क्स के बारे में बात करते हुए उतना ही सहज जितना सिगमंड फ्रॉइड पे बात करते हुए, जितना चार्ल्स डार्विन पे बात करते हुए, उन सब की किताबों का रेफरेंस देके उनकी थॉट्स पर बात करना। मुझे लगा कि जब तक मैंने दुनिया को पढ़ा ही नहीं, तब तक किसी एक रास्ते पर चल के हीरो बनना कि यही सही रास्ता है, कितनी बड़ी मूर्खता है। और उस दिन से आज तक मैं ऐसी किसी भी मूर्खता से बचा हुआ हूं। मैं किसी विचारधारा का समर्थक नहीं हूं, ना होऊंगा। मैं विचार लेके चलूंगा, धारा में नहीं बहूंगा। और विचार के साथ जीना है, धारा में नहीं बहना है। ये बुनियादी समझ उसी पानी के गिलास में थी जिसको सर ने कहा कि बरगद में डाल दिया था, वहीं से। किसी अध्यापक का किसी विद्यार्थी के जीवन में क्या योगदान हो सकता है, इसकी बहुत बहुत तरह की कहानियां होती हैं। पश्चिम के विचारकों में घमंड थोड़ा ज्यादा नजर आता है, कुछ बड़े विनम्र भी हुए। सुकरात का शिष्य प्लेटो था, मैं तो वैसा बनना चाहता हूं। प्लेटो जैसा बौद्धिक तो मैं नहीं हूं, प्लेटो जैसा विनम्र बनना चाहता हूं। सुकरात ने प्लेटो को बहुत सिखाया, प्लेटो ने बहुत किताबें लिखी, और प्लेटो ने एक भी किताब में एक भी वाक्य अपना कह के नहीं लिखा,
सारे वाक्य सुकरात के कह के लिखे, इस भाव से कि मैंने हल्का फुल्का जोड़ दिया होगा, मूल भाव तो वहीं से आया है, मेरा क्या है इसमें। और उस प्लेटो का शिष्य अरस्तु था, उस अरस्तु ने प्लेटो के सारे सिद्धांतों को सिर के बल खड़ा कर दिया। अरस्तु बहुत महान विचारक है, पर उसमें अहंकार भी कम नहीं है। उसने महिलाओं के बारे में इतनी उठपटांग बातें कही, दासों के बारे में इतना खराब खराब लिखा, पर बड़ा विचारक तो था ही। और इसलिए अरस्तु का विद्यार्थी कोई महान विचारक नहीं बना, सिकंदर बना। क्योंकि आक्रामक अध्यापक का विद्यार्थी आक्रामक ही हो सकता है। वो दुनिया को जीतने में लगा रहा, खुद को नहीं जीत पाया। डायोजनीज नाम का दार्शनिक एक बार सिकंदर से उसकी बात चल रही थी। डायोजनीज एकदम मस्त मौला, जैसे सर है, कुछ मतलब नहीं दुनिया जहां से, जो बुनियादी जरूरतें हैं पूरी हो रही हैं, पर्याप्त है। डायोजनीज एक सिनिक फिलोसफर था, अमीर आदमी था, सब छोड़ के, बुद्ध की तरह सब छोड़ छाड़ के एक सड़क के पास रखे हुए एक टब के अंदर रहता था। सारी संपत्ति छोड़ के बैठ, उसके पास कुल संपत्ति क्या थी? पानी पीने का एक गिलास और एक आध कपड़ा जो वो पहनता था। एक दिन गिलास चोरी हो गया, तो लोगों ने कहा यार तुम्हारे तो गिलास भी चोरी हो गया। वो बोला यार मजा आ गया मुझे, कल तक मुझे नींद आते हुए ना परेशान रहता था गिलास कोई लेना जाए, अब चला गया, परेशानी ही नहीं हो रही। और रही बात पानी पीने की, जब मैं कल नदी पे गया गिलास भर रहा था, तो पड़ोस में एक कुत्ता आया, वो सीधे पी रहा था, तो मैं भी सीधे पी लूंगा, क्यों गिलास लो बिना बात के। जब सिकंदर ने उसकी ख्याति सुनी, सिकंदर राजा था, तो सिकंदर उसके पास गया। वो आदमी आराम से लेटा हुआ धूप में, सिकंदर सामने आके खड़ा हुआ। सिकंदर बोला मैं यूनान का राजा सिकंदर हूं। उसने यूं देखा, बोला हाँ जानता हूं। बोले मैं आपसे बहुत प्रभावित हूं डायोजनीस, क्या मैं तुम्हारे लिए कुछ कर सकता हूं? उसने कहा हाँ, थोड़ा साइड में हो जाओ, धूप आ रही थी। आपने बिना बात के धूप रोक ली है, साइड में हो जाइए, और धूप अच्छी तो आप भी लेट जाइए साथ में, क्या दिक्कत है? उसी के अंदर बोला कि डायोजनीस मैं आपसे बहुत प्रभावित हूं, मैं भविष्य में आप जैसा बनना चाहता हूं। उससे कि भविष्य में क्यों, आज ही बन जाओ, सब छोड़ के अब लेट जाओ इसमें, ऐसा क्या करना है? उसने कहा नहीं, अभी मैं विश्व विजय अभियान पर जा रहा हूं, वापस आगे बढ़ूंगा। तो उसने कहा सिकंदर नोट कर लो, दुनिया को जीतने की इच्छा रखने वाला खुद को कभी नहीं जीत पाता है। अगर दुनिया को जीतने की इच्छा से मुक्त हो जाओ तो यहां आना। और कहते हैं कि उसी ने कहा था जिस दिन तुम मरोगे उस दिन समझोगे तुम जीवन भर निरर्थक चीजों में उलझे रहे थे। और कहने वाले कहते हैं कि जब सिकंदर मरा उसके दोनों हाथ खाली थे, उसने उठा के दिखाए, जब मरा सिकंदर तो दोनों हाथ खाली थे। कविता की पंक्ति है। यूं तो सिकंदर के हौसले आली थे, जब मरा सिकंदर तो दोनों हाथ खाली थे। और ये कहानी बन गई कि अंततः डायोजनीस की जीवन दृष्टि ज्यादा बेहतर होती है। भारतीय परंपरा थोड़ी अलग है। पश्चिम में कार्ल मार्क्स मेरा प्रिय चिंतक लंबे समय तक रहा, अभी भी है, पर ये अजीब अहंकारी लोग हैं, समझ नहीं आता है। हीगल के दर्शन से उसने बहुत सीखा, ये मैंने सर से सीखा कि हीगल से उसने क्या सीखा। हीगल ने डायलेक्टिक आइडियलिज्म नाम से एक सिद्धांत दिया, मार्क्स ने उसको डायलेक्टिक मेटेरियलिज्म कर दिया। और फिर कहा कि हीगल ठीक कह रहा था, बस वो सिर के बल खड़ा हुआ था, मैंने उसको सीधा कर दिया। अरे अपने गुरु के बारे में बात करने की तमीज है आपको भाई? आप दुनिया के बहुत महान चिंतक हैं, मान लिया, जिससे सीखा है उसके बारे में ऐसे बात करेंगे? और उसी मार्क से आगे चल के सीखा जॉर्ज लुकास ने, जहां से नियो मार्क्सिज्म पैदा हुआ। और जॉर्ज लुकास क्या कह रहा है? मार्क्स ने सब कुछ ठीक बोला था, बस वो सिर के बल खड़ा था, मैंने उसको सीधा कर दिया। सारे सीधा ही करने में लगे हुए एक दूसरे को। अरे भाई सीखा है तो विनम्र रहो। मैं भारतीय परंपरा का बड़ा सम्मान करता हूं इस मामले में। यहाँ गुरु का महत्व भगवान के बराबर होता है। ये जरूर है कि ऐसा गुरु होना हर किसी के बस की बात नहीं होती, लेकिन अगर कोई सच में गुरु है
और गुरु शब्द का मतलब क्या होता है? जो हल्का ना हो। गुरु मतलब जिसमें गुरुत्व हो, खींचने की क्षमता हो, भार वहन करने की क्षमता हो, जिसमें वजन हो। गुरु शब्द का शाब्दिक अर्थ ये होता है। अगर कोई सच में गुरु मिलता है, मैं सौभाग्यशाली हूं कि मुझे एक मिले हैं। सर से मैं मिला पिछले 30 साल में 3 बार हूं, और मेरा एनुअल रिचुअल है, टीचर्स डे पे एक लंबा मैसेज बना के सर को भेजता हूं हर बार, और लिखता हूं कि सब कुछ आपसे लिया है, तुक्के मेरे लग गए हैं, लेकिन सारा का सारा लिया मैंने आपसे है। तो उसी रिचुअल से मेरा एक वार्षिक कृतज्ञता ज्ञापन कम से कम होता रहता है, और मुझे तसल्ली मिलती है कि मैं अपनी जिम्मेदारी निभा पा रहा हूं। भारतीय परंपरा में कबीर दास ने, जो कबीर सर के प्रिय कवि भी हैं, मेरे प्रिय कवि भी हैं, जब बैच खत्म हुआ तब मुझे कबीर के एक दोहे का मतलब और गहराई से समझ में आया। मैं फिर कह रहा हूं कि हिंदी साहित्य के नोट्स मैंने बना लिए थे, पढ़े, मैं सफल हो गया, नौकरी मिल गई, बड़ी बात है, फिर भी छोटी बात है, इतनी बड़ी बात नहीं। मैंने भी कई बच्चों को नोट्स बनवाए, पढ़ाया, उनमें से लोगों ने नोट्स याद किए, आईएएस बन गए। एक अर्थ में बड़ी बात है, पर यह बहुत बड़ी बात नहीं है। ठीक है, हो गया, ऐसी क्या खास बात है। कबीर बहुत परेशान होने के बाद गुरु से बोलते हैं कि मुझे बस मंत्र दो भाई, जीवन कैसे जीना है। तब शायद उनके गुरु ने कुछ मंत्र दिया, और तब कबीर लिखते हैं, सतगुरु हमसु रीझ कर कहया एक प्रसंग, बरस्या बादर प्रेम का भीज गया सब अंग। सतगुरु ने हमसे खुश होकर एक ऐसी बात कही, ऐसा लगा कि प्रेम का बादल फट गया हो और सारे अंग भीग गए। तो यहां प्रेम को ज्ञान कर सकते हैं। सतगुरु हमसु रीझ कर कहया एक प्रसंग, बरस्या बादर ज्ञान का भीज गया सब अंग। और वो जो एक इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच, जिज्ञासा, हर विषय को समझने की अकुलाहट, वो सब चीज़ें जब मिली, और मैं सोचता हूँ कि मैं कैसे धन्यवाद करूँ। पहली बार मुझे मौका मिला कि मैं सबके सामने ये सब बातें बोल सकूँ, वरना मैं अंतर्मुखी हूँ, सर मुझसे भी ज़्यादा अंतर्मुखी हैं। तो मैं सोचता हूँ कि अगर हम दोनों अकेले मिलें तो क्या होगा। हम 1 घंटा चुप बैठेंगे, फिर उठ के चले जाएंगे, क्योंकि मैं सर के सामने बोल नहीं सकता, सर वैसे ही काम बोलते हैं तो कैसे क्या बात होगी उसके बाद। तो तुलनाओं में कहना हो तो अध्यापक की भूमिका एक तो होती है रत्नावली जैसी, तुलसीदास के साथ जो हुआ था। तुलसीदास बहुत महान कवि हैं, लेकिन शुरू से नहीं थे, पत्नी के प्रेम में अंधे थे। पत्नी के प्रेम में अंधा होना बुरी बात है कि अच्छी बात है, पता नहीं आज का जमाना क्या सोचेगा, लेकिन वहां ऐसा माना गया कि थोड़ा ज्यादा अंधापन हो गया था। इतने अंधे हो गए थे कि पत्नी एक दिन बोली कि मायके जा रही हूं, या भाई के जा रही हूं, मतलब भाई के घर जा रही हूं। अब इनकी बेचैनी का आलम ये कि मैं तो आज ही जाऊंगा, ससुराल चला जाऊंगा मिलने के लिए। रास्ते में नदी थी, उफनती हुई नदी, पुल टूट गया था बाढ़ से, कैसे जाएं। बेचैनी का आलम ये कि एक लाश तैर रही थी, उस पर चढ़ के पार करके पहुंच गए, लाश को नाव बना के पहुंच गए। फिर पहुंचे घर, बाहर से आवाजें दी, किसने खोला ही नहीं, आधी रात का समय था। ये पता था कि उनकी पत्नी 2nd फ्लोर पे रहती है। एक रस्सी दिखी, रस्सी चढ़ के पहुंचे 2nd फ्लोर पे, नॉक किया, पत्नी ने दरवाजा खोला, चौंक गई कि ये यहाँ कैसे पहुंचे, 2nd फ्लोर पे कैसे आ गए। बोले रस्सी थी, उस पर चढ़ के आ गया। रस्सी, बाहर जाकर देखा रस्सी नहीं, सांप था वो। आदमी जब अंधा होता है प्रेम वासना में, तो सांप पे चढ़ के सोचिए कोई जा रहा है। तब पति ने ऐसी फटकार लगाई, बोले जितनी आसक्ति मेरी देह से है, उसकी 1% भी राम से होती ना, तुम्हारा जीवन बेहतर हो गया होता। वहां से टर्निंग पॉइंट आता है, वो जाते हैं चित्रकूट, और उस चित्रकूट में रहना शुरू करते हैं, वहां रह के साधना करते हैं। तब राम और हनुमान से उनकी कहते हैं कि एक स्वप्न में मुलाकात होती है। वहां से रामचरितमानस पैदा होती है, हनुमान चालीसा पैदा होती है। अब रत्नावली से बाद में कोई पूछे आपका क्या योगदान है, वो कहे कि मैंने तो खाली डांटा था एक बार, जैसे सर कह रहे खाली पानी डाला था थोड़ा सा,
और वो डांट कितनी क्रांतिकारी है। विद्योत्तमा न डांट दी कालिदास को तो वो कभी कालिदास न बनता। एक मूर्ख किस प्रकार व्यक्ति बना रहता जीवन भर, विद्योत्तमा की डांट ने ही उसको कालिदास बनाया। और एक आखिरी उदाहरण जो मुझे सबसे प्रिय है, डॉक्टर अंबेडकर ने लिखा है। अंबेडकर ने जब 10वीं क्लास पास कर ली, वो अपने परिवार, संयुक्त परिवार, अपने पूरे मोहल्ले के पहले व्यक्ति थे जिसने 4थी क्लास पास की थी। 4थी क्लास पास हुई तो बड़ा मतलब माहौल बन गया कि किसी बच्चे ने 4थी क्लास पास की है, ऐसा परिवार था उनका। करते करते 10वीं क्लास पास कर ली। जब 10वीं क्लास पास कर ली तो उनके एक अध्यापक थे, डॉक्टर कृष्ण जी अर्जुन केलुस्कर कहते हैं उनको। केलुस्कर जी ने कहा कि तुम पढ़ने में इतने अच्छे हो, अपने समाज में सबसे अलग हो, शायद ही कोई बच्चा है जो इतना गहराई से पढ़ता है। मैं तुम्हें किताब देता हूं पढ़ने के लिए। अपनी लिखी हुई एक किताब दी जिसका नाम है गौतम बुद्धाचे चरित्र, मराठी किताब है। 1907 की बात है, 1898 में किताब लिखी थी उन्होंने। 1907 में अम्बेडकर ने 10वीं क्लास पास की तो वो किताब दी। मराठी में गौतम बुद्ध की जीवनी है। और गौतम बुद्ध की जीवनी एग्जैक्टली वो नहीं जो हम सुनते हैं, उसमें कुछ कुछ थोड़े चेंजेस हैं। वो कभी चेंजेस विस्तार में बात करेंगे उसके बारे में, मौका मिलेगा तो। डॉक्टर अंबेडकर क्या कहते हैं, वो लिखते हैं कि मेरे जीवन का टर्निंग पॉइंट वो किताब थी। वो किताब मुझे ना मिलती तो मैं वो ना होता जो आज दुनिया मुझे जानती है। इसलिए एक महान अध्यापक वो होता है जो अपने विद्यार्थी के अंदर जिज्ञासा पैदा करे, अपने विद्यार्थी को अंतर्दृष्टि दे, अपने विद्यार्थी को एक बेहतर मनुष्य और बेहतर साधक बनने में प्रेरणा दे। इन्हीं शब्दों के साथ ये कहते हुए कि मैं कितना भी कह लूं उस एहसान के नज़दीक भी नहीं पहुंच पाऊंगा जो मुझ पे है। भाषा की अपनी सीमा होती है, उन सीमाओं के तहत जो कहना संभव था वो मैंने कहा। असाध्य वीणा कविता में अज्ञेय का प्रियंवत जब वीणा बजा देता है तो लोग उसको थैंक यू बोलते हैं कि आपने कमाल कर दिया, आज तक कोई नहीं बजा पाया, आपने वीणा बजा दी। तो वो ईमानदारी से कहता है पूरी सभा के सामने, श्रेय नहीं कुछ मेरा, मैं तो डूब गया था स्वयं शून्य में। वीणा के माध्यम से अपने को मैंने सब कुछ को सौंप दिया था। सुना आपने जो वह मेरा नहीं, न वीणा का था, वह तो सब कुछ की तथता थी। वह महाशून्य, वह महामौन, अनाप्त, अद्रवित, अप्रमेय, शब्दहीन जो सब में गाता है। और कविता की अंतिम पंक्ति है कि उठ गई सभा, सब अपने अपने काम लगे, युग पलट गया। मैं भी अंतिम पंक्ति यही कहूंगा, आज का भाषण भी जो आपने सुना है वो भी मेरा नहीं था, वो भी यहां से आया है। धन्यवाद।